बोलने और ज्ञानवर्धक बातें सुनने वाले बच्चों, हमें अनर्गल, अनाप शनाप, प्रलाप, वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी बातचीत हम करें वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अर्थहीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसमें एनर्जी जाती है, एनर्जी लगती है। तो वो जो ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल, सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। फालतू बोलने से बचो, फालतू सुनने से बचो। जो काम की बातें हैं, इससे बहुत सारे लड़ाई झगड़े बच जाते हैं, हमारी बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। लेक्चर नंबर 78 रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 6 7 वेरीफाई कर लो। ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 7 कैसे हुआ भाई? आज हम मंडे फिर आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। सैटरडे तक पढ़ा था हमने ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 वो हो गए, 5 और ये 6 तो हुआ, अच्छा 7 हुआ, ठीक है। हमने लास्ट जो पढ़ा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था, उससे आगे लेंस फॉर्मूला, नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। It is a relation. It is a relation between object distance u. It is a relation between object distance u, comma, image distance v, and focal length f. Relation between object distance u, image distance v, and focal length f, comma, which can be obtained as करके डैश लगा दो। 3 डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, और अगर कॉन्केव लेंस है तो सिर्फ वर्चुअल ही बनाएगा, सीधी, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, प्रोवाइडेड जब तक ऑब्जेक्ट रियल है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो रियल इमेज बना सकते। एग्जाम्पल के लिए, मुझे मायोपिया है, मैंने जो चश्मा पहना है ये कॉन्केव लेंस का है, मैं इसमें से देखता हूँ, डिस्टेंस कम रखता हूँ, ज्यादा करता हूँ, डजंट मैटर, तुम सब सीधे दिखाई दे रहे हो। वास्तव में हो या नहीं वो तो तुम जानते हो, अपने आप में देख सीधे रहे हो। तो एक ही केस बनता है कॉन्केव लेंस के साथ, वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स के साथ 2 बनते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक के लिए डेरिवेशन करेंगे, बाकी 2 के रे डायग्राम तो मैं एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करोगे। तो कोई सा भी एक केस ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिखोगे केस ए, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग, तुम डिसाइड करो रियल की वर्चुअल, रियल कर दो, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज। एक स्टडी हो गई सुबह से रिजल्ट, मैंने हर बैच में ऐसे पूछा, तीसरी बार तुमसे पूछा, 2 बैच सुबह। मेजॉरिटी जो है वो जैसे बोलो रियल या वर्चुअल, तो रियल बोलते हैं सबके सब, मतलब हम रियल चीजों को पसंद करते हैं वर्चुअल के कंपैरिजन में, नेचुरली ये कंक्लूजन निकलता है। रे डायग्राम बनाएंगे,
कॉन्वेक्स लेंस, सेंटर लाइन, बोलने सुनने के लिए रियल चीजों को हम पसंद करते हैं, बाकी जो झूठ बोलने वाले होते हैं वो आसानी से हमें अपने लक्ष्यदार बातों में फंसा लेते हैं, यानी उनकी वर्चुअल बातें हमें अच्छी लगती हैं, वैसे हमें रियल पसंद है। सारी बेंडिंग कहां से दिखानी है? सेंटर लाइन से। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। लेंस दोनों साइड से एक जैसा है, तो इसके दो प्रिंसिपल फोकस हम मार्क करते हैं। जितनी दूरी पर इधर कैपिटल F इज प्रिंसिपल फोकस, उतनी दूरी पर इधर कैपिटल F। अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ ये ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में नहीं रखता हूं तो इमेज बनती सीधी वर्चुअल। मुझे तो रियल चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट को रखूंगा बियॉन्ड फोकस। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, सपोज हियर इज ऑब्जेक्ट OB। तो जो रे डायग्राम बनाने का कंसेप्ट है वो ये है कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, इसका नाम है रे BA। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगी, तो हम इसको भेज देते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस। इतना आगे तक बढ़ाओ कि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि दूसरी रे जो हम ऑप्टिक सेंटर से भेजने वाले हैं वो उसको मिले माना। दूसरी रे ऑप्टिक सेंटर से अनडेविएटेड स्ट्रेट जाएगी, और जहां ये दोनों रेज मिलेंगी पेज के अंदर अंदर ही मिला देना कहीं पे। एक रे में दो एरो लगाकर दिखाओ, एक में सिंगल एरो लगाना जरूरी नहीं, तो डायग्राम इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां पर बनेगी इन्वर्टेड इमेज। इमेज का नाम रखेंगे IM। तो जैसा तुमने मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन के वक्त सीखा था, एक होता है ऑब्जेक्ट ट्रायंगल, वो हमें मिल रहा है OCB। दूसरा है इमेज ट्रायंगल, वो भी मिल रहा है CMI। इन दोनों ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम है, एक एक एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं, तो मैं लिख पाऊंगा OB अपॉन IM इक्वल टू OC अपॉन CI। अब OC और CI ये तो हमको चाहिए क्योंकि ये कौन से डिस्टेंसेस हैं, सारे डिस्टेंस C से नापेंगे, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस U। जो फोकस काम आ रहा है वहां तक की लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल f, इमेज के डिस्टेंस V मार्क कर दो, वेरियस डिस्टेंसेस। तो अब जो प्रॉब्लम है हमको वो है OB और IM, वो नहीं चाहिए, वो आ रहा है इसमें। OB और IM को हटाने के लिए मैं दूसरे दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढता हूं जो सिमिलर हो। तो डायग्राम से मुझे मिल रहे हैं CFA, इसमें जो C है वो OB के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो दूसरा ट्रायंगल होगा FMI। FMI से IM उठा लेंगे और CFA से CA, OB के बराबर इसको उठा लेंगे, काम बन जाएगा। डायग्राम पूरा बन चुका है। लैंग्वेज लिखोगे SID डॉट डैश डैश, जैसा कि डायग्राम में सिचुएशन नजर आ रही। मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल OCB, सिमिलर का सिंबल, राइट एंगल ट्रायंगल CMI। सो हम लिख सकते हैं OB अपॉन IM इक्वल टू OC अपॉन CI। जो कुछ लिख रहे हो लिखने से इसी से पता चल रहा है कि इसमें साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जो C के पहले
क्योंकि सी के बाद इक्वेशन वन आल्सो, सो के नीचे आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल CFA सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल FMI, ये दोनों सिमिलर है। 10 CA upon IM equal to CF upon FI। रेफरेंस साइड में लिखेंगे CA OB के बराबर है। CA को रिप्लेस किया OB से, हमें मिलता है OB upon IM इक्वल टू CF तो ओके है, FI ओके नहीं है, FI कोई डिस्टेंस नहीं है। FI को ब्रेक कर दूंगा CI माइनस CF, इसको लिख देंगे CI माइनस CF। क्वेश्चन 2, नाउ एलिमिनेटिंग OB upon IM, या सीधे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, हमें मिलता है OC upon CI equal to CF upon CI minus CF। साइन कन्वेंशन लगाते हैं, applying साइन कन्वेंशन, OC की जगह नाम से पता चल रहा है माइनस U एंड CF प्लस F, फोकल है, उधर वाला फोकस काम आ रहा है इसलिए प्लस F एंड CI, इमेज की डिस्टेंस प्लस V, we get minus U upon V equal to F upon V minus F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस UV प्लस UF इक्वल टू VF। UVF से डिवाइड कर दो, माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन U। रीअरेंज कर दो, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ब्लॉक में मत कर दो। इसी को हम जानते हैं लेंस फॉर्मूले के नाम से, दिस इज लेंस फॉर्म। मिरर फॉर्मूला भी हमने ऐसे डिराइव किया था, सिमिलर स्टेप्स। कोई सही तैयार कर लेते हो तो कुल मिलाकर 6 केस तैयार होते हैं, 6 केसेस, 3 मिरर के 3 लेंस, डेरिवेशन सिमिलर। कोई डाउट है किसी स्टेप में पूछ लो, क्लियर है तो मैग्निफिकेशन के लिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, दोबारा से कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मिरर के लिए हमने डिफाइन किया था रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डी सीधे तुम जो है फॉर्मूला लिख दो, लिखोगे मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस में v बाई u, मिरर में माइनस होता है सिंपल, m इक्वल टू v बाई u, छोटा v अपॉन छोटा u, ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब हम बात करेंगे लेंस की पावर। मिरर की पावर की बात नहीं की थी, तो मिरर की पावर की बात भी साथ में कर लेंगे, किताब में नहीं है पर तुम्हें आइडिया होना चाहिए। सो नेक्स्ट आर्टिकल हैविंग पावर ऑफ ए लेंस। पावर से हमारा मतलब किससे होता है, पावर से हमारा मतलब होता है कन्वर्ज करने की एबिलिटी, कन्वर्जिंग एबिलिटी को कहते हैं पावर। तो अगर कोई ऑप्टिकल एलिमेंट लेंस या मिरर कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी पावर नेगेटिव है, जो डाइवर्ज करेगा उसकी पावर नेगेटिव। सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, इट इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी, इट इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी comma which is given as डैश लगा दो, फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट जिससे तुम फैमिलियर हो, तुम लोग फैमिलियर हो, P इक्वल टू 1 अपॉन F
जबकि F को एक्सप्रेस किया जाए मीटर में तो पावर की यूनिट आती है डायप्टर। ज्यादातर क्वेश्चंस में मीटर में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। ज्यादातर बच्चे गलती में इनर्शिया मिस्टेक करते हैं, सेंटीमीटर में वैल्यू रख के यूनिट लिख देते हैं डायप्टर, जो कि गलत हो जाती है। तो तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, अगर सेंटीमीटर में है यू हैव टू यूज फैक्टर ऑफ 100, ऊपर आएगा, नीचे फोकल लेंथ तुम सेंटीमीटर में रख सकते हो। तो अब जो यूनिट मिलेगी वो मिलेगी डायप्टर, जिसे दिखाया जाता है सिंगल कैपिटल लेटर डी से। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना है तो, नहीं तो कैपिटल डी। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की, बैक्टीरियल जो लिखना था, अगर तुम बी क्यू लिखते हो तो कैपिटल बी छोटा क्यों आएगा, पर अगर तुम पूरा नाम लिखते हो तो स्मॉल बी से स्टार्ट करके लिखो। इवन स्टार बैच के बच्चों ने बहुत सारी गलती की इस क्वेश्चन में, यूनिट भी गलत निकाल के लिख दी। तो ये ध्यान रखना। अब पावर में इतना तुम जानते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ठीक है, पर इसका फंडामेंटल और पता होना चाहिए, बेसिक, ये आया कहां से फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपटीशन में कभी घुमाने के लिए तुम्हें वो इसका जो ओरिजिन है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके ओरिजिन के बारे में बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उसी के नीचे एडिशनल एक डायग्राम बना सकते हो जहां पावर के लिए डिटेल तुमने लिखी है। वास्तव में पावर को कैसे नापा जाता है, कहां से फॉर्मूला आया वो समझो। अगर ये कोई लेंस है, इसकी सेंटर लाइन जहां से सारी बेंडिंग में दिखा होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, उसकी हाइट h है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस इसको क्या करेगा, बेंड करेगा, कन्वर्ज करेगा। पैरेलल आ रही है तो फोकस पर भेजेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड होकर जिस पॉइंट पर ये मिलेगी मैं उसको लिख सकता हूं f फोकस। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे सीधी चली गई होती इस रास्ते। इस लेंस की वजह से जितने एंगल से बैंड हुए, इसको मैं दिखा रहा हूं डेल्टा से, ये डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा अल्टरनेट एंगल। सेंटर, ऑप्टिक सेंटर से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। वास्तव में जो पावर होती है, जो कन्वर्जिंग एबिलिटी को बता रही है, वो 10 डेल्टा के बराबर होती है। पावर इज एक्चुअली 10 डेल्टा। साथ में कंडीशन है प्रोवाइडेड, तुम्हें कंपेयर करना है, तुम्हें 4-5 लेंसेस दिए हुए, तुम्हें कंपेयर करना है कौन सा लेंस जो है उसकी पावर ज्यादा है। तो कौन सा लेंस की पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा। ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो डेल्टा छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, डेल्टा बड़ा आएगा। ज्यादा कन्वर्ज करेगा पास में भेजेगा तो डेल्टा विल बी ग्रेटर, और डेल्टा ज्यादा होगा तो 10 डेल्टा भी ज्यादा होगा। प्रोवाइडेड कंपेयर करना है, सबके लिए एक क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो h को लिखते हैं 1 मीटर। अगर h यूनिट हो जाए ऐसा ही 1 मीटर, तो 10 डेल्टा यहाँ पे हमारे पास है h/f, और h को कर दिया 1 मीटर, तो पावर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/f। यहां से आया, ये आइडिया होना चाहिए। वास्तव में पावर इस तरह से आ रही है, 10 डेल्टा होगी। फिर एक आर्टिकल है जो 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं नहीं करवा रहा, तुम्हें खुद तैयार करना है। 2013 में आया था लास्ट 2 नंबर में, उससे पहले भी आ चुका है। आर्टिकल का नाम है थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, या तुम कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, दोनों नाम से बुलाया जा सकता है। थिन पतले, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट ये कह लो, या कह लो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो अभी तक तुमने पढ़ा 11th में स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल, फिर 12th में आया कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल। वैसे लेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है, पर यहाँ सीरीज एंड पैरेलल जैसा कुछ नहीं। बहुत सारे पतले लेंस को कांटेक्ट में रख दिया लाइन से, एक के बाद एक के बाद एक,
तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला तुमको डिराइव करना है। अगर ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, दो से ज्यादा लेंस है, तो उसी एक्सप्रेशन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। लिख दो 2m, डिराइव योरसेल्फ। 2 नंबर तुम्हें खुद ही डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। यू हैव टू डिराइव। एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छे से डेरिवेशन। क्या हुआ? नहीं, तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम जो चीज खुद करोगे वो तुम्हें याद रहेगी और वही एग्जाम में आएगी, तो एग्जाम में फायदा हो जाएगा। तो जो मैंने एनसीईआरटी के मार्किंग्स दिए हैं उसमें भी मार्क्ड है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो अगर तुम भूल भी जाते हो तो उसमें मार्किंग में कवर हो जाएगा। हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया खुद डिराइव करना है। मैं इस्तेमाल सिखा रहा हूं उसका। अगर एक से ज्यादा लेंस होंगे तो प्लस 1/f3 एंड सो। पावर की बात करें, अभी सीखा पावर 1/f है, तो पावर का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा हो जाएगा। तो इससे तुम्हें कुछ चीजें समझनी है। उससे पहले मैं मिरर की पावर की बात करूं। रेफरेंस साइड में तुम चाहो तो लिख सकते हो फॉर मिरर P इक्वल टू -1/f। मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उसमें भी माइनस है और जो पावर का फॉर्मूला उसमें भी माइनस है, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है हम जानते हो कन्वर्ज करता है, तो उसकी पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, पर कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आती है नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, तो तभी आ सकती है जब फॉर्मूले में नेगेटिव साइन हो। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है पर उसकी पावर होती है नेगेटिव, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है, इसलिए माइनस साइन आता है। तो याद रखना आसान है, मैग्निफिकेशन में भी माइनस है और पावर में भी माइनस है फॉर मिरर। तो अब ऐसे समझो 4 प्रैक्टिकल हैं जो तुम ऑप्टिकल बेंच पे कर सकते हो फिजिक्स लैब में जाकर। गिवन कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निकालना यूजिंग यूवी मेथड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो u, इमेज डिस्टेंस v निकालो, नीडल्स दी रहेंगे तो उनकी मदद से तुम्हें ये पता करके उसकी फोकल लेंथ निकालनी। पैरेलैक्स मेथड हम इसमें यूज करते हैं। पैरेलैक्स एक फिनोमेना होता है जो 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी। फिर दूसरा प्रैक्टिकल है एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालो यूजिंग यूवी मेथड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v पता है। तीसरा प्रैक्टिकल है एक कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालो। अब यहां प्रॉब्लम आती है, अगर कॉन्वेक्स मिरर जो कि डाइवर्जिंग एलिमेंट है उसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो इमेज तब मिलेगी जब वो कन्वर्ज करेगा। वो कन्वर्ज तो करेगा नहीं तो डाइवर्ज करेगा, तो हमें मदद लेनी पड़ती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है यूवी मेथड से, तो मैं मदद लूंगा एक कॉन्वेक्स लेंस की। और ये जो दो ऑप्टिकल एलिमेंट को मिलाकर सिस्टम बनेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर एक कॉन्वेक्स लेंस। ये सिस्टम होना चाहिए कन्वर्जिंग। तो मान लो कॉन्वेक्स मिरर की पावर है -5 डायप्टर, डाइवर्ज करना है -5 डायप्टर। तो मुझे जो कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा इसके साथ प्रैक्टिकल करने के लिए, उसकी पावर प्लस में -5 से ज्यादा, प्लस में 5 से ज्यादा। अगर उसकी पावर है 7 डायप्टर तो मैं दोनों को कंबाइन करके रखता हूं, तो नेट पावर क्या हो जाएगी 2 डायप्टर। तो ओवरऑल ये सिस्टम कैसा बना? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बना, प्रैक्टिकल हो जाएगा, पर अगर डाइवर्जिंग बना प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, इमेज नहीं मिलेगी। चौथा प्रैक्टिकल गिवन कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकालना। अब कॉन्केव लेंस फिर से क्या है? डाइवर्जिंग एलिमेंट, तो उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो फिर से कन्वर्जिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें मदद लेनी होगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी तो फिर से कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी पावर कॉन्केव लेंस से ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्केव लेंस की सपोज -5 है और कॉन्वेक्स लेंस की +10 है, तो कंबाइंड सिस्टम की होगी +5, कन्वर्जिंग सिस्टम बन जाएगा। हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ बातें थी प्रैक्टिकल से रिलेटेड तुम्हारे समझने की। कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी लेंस को लेकर। जो मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं ये एडवांस लेवल तक ले जा रहा हूं मैं तुमको।
सीबीएसई बोर्ड में इनके आने के चांसेस कम है, पर बिहार बोर्ड में ये पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। सो द क्वेश्चन इज गिवन, क्या दिया हुआ है, ये एक लेंस दिया हुआ है और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है f। f इज फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तुमसे कहते हैं कि इस लेंस के दो टुकड़े कर दिए हमने, पार्ट ए, बीच में से ऐसे काट दिया, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सली या लेटरली काट दिया। इनमें से हर टुकड़े की फोकल लेंथ अगर f डैश है तो तुम्हें बताना है f डैश इज हाउ मच f। ये जो हमें पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला तुमने पढ़ा, 1/f इक्वल टू n - 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। क्योंकि जब हमने ऐसे काटा, क्या n में कोई चेंज आया, क्या r1 या r2 में? जब किसी में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब फोकल लेंथ रिमेन सेम। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। परेश रावल, बाबू भाई, तो अब क्लाइमैक्स चल रहा है पिक्चर का, फाइनल हीरो और विलेन में लड़ाई चल रही है। परेश रावल सपोर्टिंग रोल में है, उसका चश्मा गिर गया है, टूट गया लेंस, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके पास में रिवॉल्वर पड़ी है। हीरो जो है अभी हार रहा है, विलेन से पिट रहा है। अगर परेश रावल को दिख जाए, यानी बाबू भाई को दिख जाए, तो हीरो जीत सकता है। तो अचानक बाबू भाई के हाथ में लेंस का टूटा हुआ टुकड़ा आता है, वो हाथ में ऐसे लगाता है, उसको रिवॉल्वर दिखती, रिवॉल्वर उठाकर हीरो को फेंक कर देता है, हीरो जीत जाता है। तो इज इट ट्रू? इज इट पॉसिबल? जवाब है हाँ, उस टुकड़े से वो देख सकता है जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस टुकड़े की फोकल लेंथ और पावर भी कितनी होगी, जितनी लेंस की थी। क्योंकि इनमें से कोई भी फैक्टर nr1 r2 में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ असर पड़ेगा किस पर, इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी कम होगी, ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि कम रेज निकल पाएंगे इसमें से। क्या पूछ रहा हूं? इसको ठंड लग रही है, इसकी तबीयत खराब है, तो हाफ शर्ट क्यों पहन के आया, हुडी मिलने लग गई, अब तो हुडी क्यों नहीं पहनता है? और ओके, उधर बैठो, डक से दूर बैठो जाकर, मार दो, गर्मी आ जाएगी। वापस यहीं पर लौटो। अगला सवाल बी, अब की बार लेंस को मैंने लॉन्गिट्यूडनली काटा, अलोंग दी लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब ये f डैश, ये f डैश, अभी जो मौसम हो गया है इसमें क्या हो रहा है, छींके आएंगे, तुमको नाक बहना शुरू हो जाएगी। अगर तुम कंट्रोल कर लेते हो, तो कंट्रोल करने का तरीका पता होना चाहिए। एक तो नहा लोगे तो फायदा होगा, ठीक है, इस मौसम में कुछ दिन तक सुबह भी नहा लो, शाम को भी नहा लो, फायदा होगा। दूसरा, ठंड से बचो, जो भी गर्म कपड़े सुबह शाम इस्तेमाल करो। तीसरा, आंवला एक मैंने बताया था तुमको, इसलिए बोला था, सही टाइम पे तुमको बोला था, अगर किसी ने खाना शुरू कर दिया है तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बीमार नहीं होगा। मैं 4 आंवले का जूस पी रहा हूँ सुबह, चार आंवले को किसो, तुम भी पी सकते हो। क्या तरीका है, आंवले को किसनी पर, जैसे अदरक किसने वाली आती छोटी सी, अब उसको कपड़े में डालो, जो बुगदी निकली है उस कपड़े में डाल के निचोड़ लो, आधा ग्लास जूस निकल जाता है। 4 आंवले, 4 बड़े आंवले में आधा ग्लास जूस निकल जाता है, पी के मस्त हो जाओ। यहां पर f डैश कितना हो जाएगा, कितना, कौन कॉन्फिडेंट है, हाथ ऊपर करके बताओ, कितना, 2f।
साइड प्लेन है, एक साइड कॉन्वेक्स है। तो जो साइड प्लेन है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इनफाइनाइट। तो इस फॉर्मूले में अभी तक क्या आ रहा था, समझो अभी तक आ रहा था 1/r प्लस 1/r। कैसे आ रहा था? मैं ये मान के चल रहा हूँ ये डबल कॉन्वेक्स है, नहीं दोनों साइड की रेडियस सेम है, तो दोनों साइड की रेडियस सेम है, तो 1/r, फिर साइन कन्वेंशन रखा माइनस 1/r, तो 2/r। तो यहाँ आ रहा था 2/r, 1/f इज 2/r। हुआ क्या? एक r इंफिनिटी हो गया, तो वो जो 2/r था वो 1/r रह गया, 1/r रह गया, तो क्या चल जाएगा? f डैश कितना हो जाएगा? बाय फोकल लेंथ आधी रह जाएगी, या डबल हो जाएगी? डबल हो जाएगी, तो फोकल लेंथ 2f हो जाएगी, वो नीचे आएगा ना, 2 का फैक्टर कम हुआ, 2 का फैक्टर जो कम हुआ तो फोकल लेंथ डबल हो गई। अगर इससे समझ में नहीं आया दूसरा तरीका, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, दो लेंस कांटेक्ट में है, 3 लेंसेज इन कांटेक्ट। अगर ये पूरा था तो फोकल लेंथ थी f1 और f2 f डैश के बराबर है, दोनों की इक्वल है, तो क्या आया? 2/f डैश इक्वल टू 1/f। तो यहां से f डैश कितना आ गया? दोनों तरीके। अगला सवाल, ये जो लेंस है सीक्वेंस में चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी इमेजेस बनेगी? सही जवाब है 2। रीजन, 2 फोकल लेंथ मिलेगी, n1 के कोरस्पॉन्डिंग है, n2 के कोरस्पॉन्डिंग, तो 2 अलग अलग जगह फोकस करेगा। जैसे लास्ट स्टेप पे तुमने पढ़ा था क्रोमेटिक एब्रेशन, रेड को अलग जगह और वायलेट को अलग जगह, क्योंकि n अलग अलग होता है, तो 2 अलग अलग जगह फोकस करेगा। अगला सवाल, डी, अलग अलग मटेरियल है, n1, n2, n3, n4, n5, कितनी इमेजेस बनेगी? 5। सेम लॉजिक एक्सटेंड कर दिया हमने, 5 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, 5 डिफरेंट इमेजेस। अगला सवाल है n1, n2, n1, n2, सिर्फ 2 इमेजेस। रीजन, जहां पर ये ऊपर n1 वाला पार्ट फोकस करेगा, बीच वाला n1 वाला भी वहीं पर फोकस करेगा, जहां n2 वाला करेगा नीचे वाला n2 भी वहीं करेगा, इसलिए 2 ही बनेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मिरर पे चलते हैं। सुबह उठे, सामने मिरर लगा हुआ है, मिरर में तुमने अपनी शक्ल देखी, कितनी इमेजेस दिख रही हैं? 1, ठीक है। किसी कारण से मिरर गिरा, टूट गया, 5 टुकड़े हो गए, अब तुम देख रहे हो कितनी इमेजेस? 5। तुमने 5 टुकड़ों को समेटा, फर्श पर ही ज्वाइन करके वापस मिरर बनाया, फिर भी जब तुम देख रहे हो 5 इमेज दिख रही है, बिकॉज फर्श बिल्कुल समतल नहीं है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। तुमने 5 टुकड़ों को उठाया, अपनी टेबल पर अरेंज करके लगाया, टेबल परफेक्टली फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, अब तुम्हें कितनी इमेज दिखेगी? 1। यानी वो मिरर के टुकड़े अगर डिफरेंट प्लेन में है तो इमेजेस बनेंगी डिफरेंट। एक ही प्लेन में तो माइंड हो जाए। क्लियर? वापस यहां चलते हैं और सीखो। अगला सवाल, ये जो मैंने लेंस के 2 टुकड़े किए थे, इन 2 टुकड़ों को मैंने ऐसे अरेंज किया, लाइक दिस। मैं जानना चाहता हूं इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी?
सिंसियरली सीख रहे हो, एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है फिजिक्स की क्लास का केमिस्ट्री की क्लास के बाद, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि तुम्हारा सिंसियरिटी लेवल तो खत्म ही हो जाता है केमिस्ट्री की क्लास के बाद। मतलब सुबह के बैच में मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती, और जब ये केमिस्ट्री की क्लास पहले आती है उसके बाद ये प्रॉब्लम कई बार मेरे को फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। इवन मैंने मैथमेटिक्स वाले टीचर से डिस्कस किया तो मैथमेटिक्स वाले सर बोलते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, अगर केमिस्ट्री की क्लास पहले होती है तो बच्चे तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, वो बस इधर उधर ही देखते रहते हैं, उनको वो ही ढूंढते हैं, बस उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है खाली। इधर इतना सिंसियर वर्क चल रहा है उसमें मन नहीं लगता। कोशिश करो इन्वॉल्वमेंट की, तुम सही जवाब दे सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम चल रहे हैं। तुम्हें पता है हर एक टुकड़े की फोकल लेंथ एफ है, फिर अभी अभी मैंने समझाया सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है तो इंडिविजुअल एक एंटिटी की तरह काम करेगा, यानी ये अलग से एक लेंस की तरह काम करेगा और ये अलग से एक लेंस की तरह काम करेगा। इंडिविजुअल दो लेंस हो गए, तो अब तुम थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला अगर लगाओ, इसकी भी एफ है इसकी भी एफ, 1/f प्लस 1/f f/2, मैंने जवाब दे दिया। तो लॉजिकली समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आया है तो एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगर तुम्हें समझ में आया जी, अभी यूं समझो कि ये जो लेंस है इसके भी मैंने 4 कर दी, ठीक है। 4 में से इसको और इसको ले लिया उठाकर, now the equivalent focal length, हाँ very good, it is f. रीजन एक की कितनी है 2f, इस पूरे की 2f तो उसके टुकड़े की भी 2f, तो 2f and 2f यानी 1/2f प्लस 1/2f, आधा और आधा एक। बिहार बोर्ड में जो सवाल बार बार रिपीट होता है, N1 N2 N2 N1 ऑब्जेक्ट इमेज कितनी बनेगी? The correct answer is 1 only, सिर्फ एक इमेज बनेगी बस। रीजन ये ऊपर वाला एक लेंस बनाएगा, फिर हमने सीखा था कल मैग्नीफायर उल्टा पकड़ो सीधा पकड़ो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। इस लेंस को उल्टा करके अगर मैं इधर रख दूं तो N2 पहले N1 बाद में, पर दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। इन दोनों से मिलाकर जो एक लेंस बना, नीचे वाले दोनों से मिलाकर जो एक लेंस बना, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, एक ही जगह फोकस करेंगे दोनों टुकड़े, तो सिर्फ एक इमेज बनेगी। अगर ये सारे केसेस समझ में आ गए तो आगे पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिज्म। लेंस की कहानी खत्म। हेडिंग इज प्रिज्म। प्रिज्म की अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें हम, प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या ये सिर्फ 2 सरफेसेस से बाउंड होता है? तो जवाब है नहीं, 2 से ज्यादा हो सकती हैं। जिस प्रिज्म को हम जानते हैं उसमें 5 होती हैं, बेस, 2 साइड्स, 2 इधर वाली साइड्स, कुल 5 होती हैं। उससे डिफरेंट शेप का प्रिज्म हो सकता है, उसमें कुछ नंबर ऑफ सरफेसेस डिफरेंट हो सकते हैं। प्रिज्म होने की शर्त यह है कि जिस फेस पर लाइट आकर गिर रही है और जिस फेस से लाइट निकल रही है वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन में हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो हम बोलते हैं इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम
bounded by a number of surfaces, but the two surfaces, one on which light is made to incident and the other from which light emerges out, must be non-parallel. तो हम उसको बोलेंगे प्रिज्म. प्रिज्म डेविएशन एंड डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है. अरे तुम दोनों को घर भेज दूंगा मैं पीछे, अगर तुम्हें साथ में नहीं चलना है तो मुझे तुम्हें साथ में नहीं रखना है. तुम अगर साथ में रहना चाहते हो साथ में चलो, ना पीछे चलो ना आगे चलो, मेरे में खो जाओ. तो प्रिज्म जो है जिस तरह से काम कर रहा है, उस तरीके को, उसके प्रिंसिपल को समझ के सवाल का जवाब दो. क्या ये प्रिज्मेटिक एक्शन यानी डेविएशन एंड डिस्पर्शन प्रोड्यूस कर सकती है अगर ये ग्लास स्लैब है? जवाब है हाँ, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू नॉन पैरेलल सरफेसेस. लाइट इस पर इंसिडेंट होकर इससे निकलेगी तो प्रिज्मेटिक एक्शन होगा, डेविएशन भी होगा एंड डिस्पर्शन भी होगा. स्लैब प्रोड्यूस कर सकती है, बट अगर प्लेट होती ग्लास की तो नहीं, बिकॉज प्लेट पतली होती है, स्लैब मोटी होती है. अगर प्रिज्म हॉलो हो तो क्वेश्चन बनता है, हॉलो प्रिज्म यानी सिर्फ बाउंड्रीज है, बीच में हवा है, बाहर भी हवा है, तो हॉलो प्रिज्म ना तो डेविएशन प्रोड्यूस करेगा ना ही डिस्पर्शन, क्योंकि वो पतली प्लेट होगी, इसकी तरह होगा. तो प्रिज्म में टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है. प्रिज्म में कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं. डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती, कोई पूछने वाला नहीं है. तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए. जैसे लेंस की डेफिनेशन वो क्लियर होनी चाहिए. इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच मस्ट बी कर्व. और अगर तुम एक्सटेंड करो, इट मस्ट हैव एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज. इस तरीके का डेफिनेशन बनाने का. ऐसे प्रिज्म की डेफिनेशन. तो प्रिज्म के लिए डायग्राम बनाओगे. जैसे तुम क्यूब बनाते थे तो दो स्क्वायर बनाते थे, एक स्क्वायर उसके आधे से काटते हुए दूसरा. प्रिज्म के लिए ट्रायंगल बनाओ. तुम्हें डील करना है ट्रायंगुलर प्रिज्म को. इसका प्रैक्टिकल भी है तुम्हारे. एक ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल आधे से कम ऐसे काटते हुए. नेमिंग कर देते हैं इसकी साइड्स. छोटा p, q, r, s, t, u. कुछ और भी कर सकते हो, डजंट मैटर. तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जो नीचे बेस है p, q, u, t, वो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहां पर फोकस करना है. p, q, u, t इज कॉल्ड बेस. उसके बाद माना कि फेस पी आर एस टी पर रे आकर इंसिडेंट होती है और आर क्यू यू एस से इमर्ज करती है. तो ये दोनों सरफेसेस कुछ एंगल पर हैं, पैरेलल नहीं है. जितना ये एंगल है इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल. कैपिटल ए से दिखाते हैं. कैपिटल ए इज प्रिज्म एंगल कह लो या कह लो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. आइदर प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. उसके बाद आर एस इज द रिफ्रैक्टिंग एज, जहां पर दोनों सरफेसेस मिल रही है. प्रिंसिपल एज भी कहते हैं और रिफ्रैक्टिंग एज भी कहते हैं. आर एस रिफ्रैक्टिंग एज, या फिर बोलेंगे प्रिंसिपल एज. प्रिंसिपल में स्पेलिंग क्या आएगी? PAL. सिद्धांत नहीं है, मुख्य, प्रधान या प्रमुख. प्रधान PAL आएगी लास्ट में. अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं जो प्रिंसिपल एज के परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, एनी क्रॉस सेक्शन, सपोज ABC is a cross section perpendicular to H RS.
तो इस एबीसी को कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन। इसकी जरूरत क्या पड़ती है ऐसे समझो, तुमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों में जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है ये एक प्लेन में चलता है, प्रिज्म तो 3D है, तो वो जो प्लेन हमें डिस्कस करना है वो प्लेन होगा प्रिंसिपल सेक्शन, वो वाला प्लेन होगा एबीसी, प्रिंसिपल प्लेन होगा, प्रिंसिपल सेक्शन या प्रिंसिपल प्लेन। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं प्रिज्म पर, लैब में जाकर अगर तुम प्रैक्टिकल कर लेते हो प्रिज्म वाला तो भी ये 5 नंबर का सवाल थ्योरी का तुम्हारा तैयार हो जाता है। हाँ, प्रिज्म एंगल जो रहेगा, जो प्रिज्म में सबसे बड़ा एंगल रहेगा जनरली उसको लेते हैं, या फिर यूं बोले रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज चेंज होगी, तुम्हें देखना पड़ेगा लाइट किस सरफेस से जा रही है और किस सरफेस से, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इधर से डालो, उधर से नहीं निकलेगी, सीधी निकल जाएगी। पैरेलल सरफेस प्रिज्म काम ही नहीं कर रहा, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, पैरेलल में प्रिज्म काम नहीं करेगा, ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, जैसे रेक्टेंगुलर पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब से दिखा दो रिफ्लेक्शन, ऐसे काम नहीं करेगा। तुम्हारे लिए काम आसान है, प्रैक्टिकल में तुम्हें मिलता है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, तीनों एंगल सेम है तो प्रिज्म एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो हमको डेरिवेशन भी करना है लगभग वैसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। 5 नंबर रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अभी तक क्या क्या पढ़ा तुमने, रिफ्रैक्शन ही चल रहा है अभी, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस पढ़ी, उसमें टीआईआर पढ़ा, फिर तुमने पढ़ा रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस, सब कुछ लिंक्ड है, सीक्वेंस है पूरा, ऐसे नहीं कि कहीं पे ब्रेक हो रहा। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस पढ़ा, हालांकि उससे पहले हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ रहे थे, फिर कर्व सरफेस में लेंस आ गए, दो कर्व सरफेस, उनसे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वापस से हम प्रिज्म पे आ गए, वापस से प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन पे आ गए। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किया, लेंस फॉर्मूला ऐसे होता है, प्रिज्म फॉर्मूला। तो उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन sin a बाय 2। a से तो तुम फैमिलियर हो गए, डेल्टा m से फैमिलियर हो गए, डेल्टा m बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये मिनिमम डेविएशन क्या होता है वो हमें समझना है, लिखोगे कंसीडरिंग प्रिंसिपल प्लेन ABC, प्रिंसिपल प्लेन ABC of a triangular prism, considering principal की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, PAL मुख्य, principal plane ABC of a triangular prism as shown। डायग्राम बनाओगे, पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, sufficiently large डायग्राम, इसमें सारी डिटेल क्लियर नजर आए। This is principal plane ABC, इसमें तुम प्रिज्म एंगल मार्क कर सकते हो, कैपिटल A। कोई लाइट रे फेस AB पर इंसिडेंट है, उस लाइट रे का नाम रखेंगे जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं PQ, सेम कन्वेंशन फॉलो करेंगे। परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां पर, परपेंडिकुलर ऑन दिस फेस, इसका नाम N1। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी लॉजिकल सीक्वेंस में साथ साथ बनाते चलो, मैं स्पीड कम रखता हूं तो बनाते चलो साथ साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट चली गई होती, पाथ
पी क्यू टी पर प्रिज्म है डेंसर मीडियम में, बेंड करेगा रे को, नॉर्मल के पास आएगी। हम जो डायग्राम बनाते हैं वो एक स्पेशल सिचुएशन वाला डायग्राम बनाते हैं, मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन। तो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में विशेष क्या होता है? विशेष ये होता है कि ये जो रे है रिफ्रैक्ट होने के बाद बेस के पैरेलल हो जाती है। सो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर को बेस बीसी के पैरेलल बना दो। ये विशेष स्थिति है पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। जैसे जैसे हम आई को चेंज करेंगे, आई को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आई को चेंज करेंगे, ये इधर आर चेंज होगा, वेयर इज आर, हियर इज आर, सपोज दिस इज R1, R1 चेंज होगा। एक कंडीशन ऐसी होगी स्पेशल सिचुएशन जब ये पैरेलल हो जाएगा बेस बीसी। अब यहाँ पे R पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ और जहां दोनों नॉर्मल काटते हैं उस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं D, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स इज D, और D पर जो एंगल बन रहा है सपोज इट इज थीटा, अब रे जो है बाहर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, बैंड करो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इमर्जेंट रे इज RS, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज E, स्मॉल e से दिखा। प्रिज्म ने क्या किया? अगर ये नहीं होता तो रे सीधी गई होती, इसने डेविएट कर दिया, उसको पाथ RS पर भेजा। कितने एंगल से डेविएट किया वो जानने के लिए मैं RS को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो मैं RS को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, जहां पर ये जाकर इसको मिलती है इसको पॉइंट मार्क करता हूं कैपिटल E, और इस एंगल को मार्क करता हूं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। प्रिज्म के कारण रे जो पाथ PQT पर जा रही थी बैंड होकर जा रही है RS डायरेक्शन में, डेल्टा एंगल से बैंड होगी। क्लियर? डेल्टा को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जब तुम प्रैक्टिकल करते हो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आती है, तुम ये सोचने लगते हो कि डेल्टा ये जो पॉइंट E है वो इस फेस पे आना चाहिए। अभी तो नहीं सोच रहे हो पर प्रैक्टिकल में ऐसे सोचने लगते हो AC पर आना चाहिए। पर तुम ये समझ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रिज्म के अंदर भी आ सकता है पॉइंट E, प्रिज्म के बाहर भी आ सकता है और इसके फेस पे भी आ सकता है, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां आ रहा है वहीं पर मिलाओ। और इस एंगल को नापना होता है, एक ग्राफ खींचते हैं तो डेल्टा को नापना होता है। अगर मैं यहां पर एक मिरर लगा दूं, इसको मानो इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं इसको R2 से डिनोट करता हूं। ये I है तो इसके वर्टिकली अपोजिट पूरा एंगल ये होगा I, उसमें से R1 सेपरेट कर दो तो बचा हुआ ही होगा I माइनस R1। सिमिलरली ये E है तो इसके सामने वाला होगा E, तो ये बचा हुआ होगा E माइनस R2। डायग्राम पूरा बन गया। हमें इसका डेरिवेशन करना है, तो इसका डेरिवेशन प्रिज्म खत्म हो जाएगा कल, प्लस स्कैटरिंग पढ़ाऊंगा, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। उसके बाद रेनबो ओरली डिस्कस करेंगे, सिलेबस में मेंशन नहीं पर सवाल आते हैं उस पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाएगा कल, सिंपल माइक्रोस्कोप तक पढ़ा दूंगा, परसों खत्म हो जाएगा। परसों रे ऑप्टिक्स ओवर, उसके अगले दिन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। आगे का प्रोग्राम तय करना है, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा के खत्म कर दें, दूसरा ऑप्शन है जैसे क्लासेस तुम्हारी चल रही है 26 तक, अभी जो प्लानिंग है वो ऐसा है 25 तक चल रही है, 26 को तो PTM होगा, ठीक है, 26 को तो वहां पर मिलेंगे, सारे टीचर वहीं पर मिलेंगे तुमको। तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, इंडिविजुअल भी आ सकते हो, जो कुछ भी तुम्हें पूछना है पूछो वहां पे आकर। पढ़ाई से रिलेटेड कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसे क्या तैयारी करनी वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारी क्वेरीज है समर सद्भाव परिसर में लग जाएगा। 2 टाइम लगेंगे, सुबह का भी और शाम का। सेम रहेगा 3 तारीख को, ठीक है।
क्योंकि छुट्टी है 27 से 2। उसके अलावा 21, 22, 23 का प्रोग्राम आज पता चल गया होगा तुमको। 21, 22 और 23 में किसी एक टाइम DDPS स्कूल जो है, दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल, वहां पर तुम्हें ले जाया जाएगा। वहां पर फेयर होगा, मेला, जिसमें 100 से ज्यादा स्टॉल्स तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के आए हैं। तो वहाँ काफी कुछ जानकारी तुमको मिलेगी, प्लस मनोरंजन के बहुत साधन है वहाँ। तुम अपना प्रोग्राम भी दे सकते हो, तुम कोई प्रोग्राम देना चाहते हो, शायद नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग चुके हैं, तुम एनरोल कर सकते हो। बॉलीवुड से भी वहाँ पे लोग आएंगे एंटरटेनमेंट के लिए। कॉमेडी के एक्ट्स भी होंगे, पपेट शो भी होगा, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। वहाँ पे फूड कोर्ट भी होगा, सब्सिडाइज रेट पर फूड अवेलेबल होगा, वो तुम वहाँ पे खाना भी खा सकते हो, पैसा देगा सब्सिडाइज। प्लस एलन की टी-शर्ट, कैप, ये सब भी वहाँ अवेलेबल होगी सब्सिडाइज रेट पर। तुम्हें खरीदनी है तो खरीद सकते हो। तो काफी बड़ा इवेंट वो रहेगा, 4 घंटे के लिए तुम्हें ले जाया जाएगा। तो काफी एंटरटेनिंग होने वाले आगे। तो 20, 21, 22 को बोर्ड क्लास तो लगेगी एज इट इज। तो अगर मान लो तुम वहां पे जा रहे हो, जितने भी थक रहे हो, अगर थकते हो तो, वैसे थकोगे नहीं, मजा ही आएगा तुमको। तो बोर्ड क्लास चारों टाइम अवेलेबल है फिजिक्स के, 2 सुबह 2 शाम को। मैनेज कर लेना जैसे भी मैनेज करो। थैंक यू। उसे बंद करो।